नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, उनको हमने आपको करा दिया है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में यदि बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हेडिंग डाल देता हूं। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम जानने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जितने भी अंग पाए जाते हैं, जैसे लीवर, लंग, स्किन, किडनी, ईटीसी आदि, ये जितने भी अंग होते हैं दोस्तों, उनको पहले तो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, दूसरा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और तीसरा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो इन सारे चीजों को पहुंचाने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और वो माध्यम क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं रक्त। रक्त क्या करता है? इन सारे चीजों को पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। अब ये रक्त क्या करता है? एक नली के माध्यम से इसमें ऐसे जाता है, तो लीवर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाया, फिर आगे गया, फिर लंग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाया, फिर आगे गया, स्किन को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाया, जिसे हार्मोन्स की जरूरत होगी उसे हार्मोन्स भी पहुंचाएगा। अब फिर आगे जाएगा तो सारे अंगों को, यानी किडनी यहाँ पे लिखा हुआ है, यह किडनी नहीं, बाकी सारे अंगों, जितने भी हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं, सब में क्या करता है? पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। दूसरी बात, पोषक तत्व तो पहुंचा दिया, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके अंदर जो अपशिष्ट बनेंगे, यानी जो वेस्टेज बनेगा, उसको, इस अपशिष्ट को, इस अंग के अपशिष्ट को, इस अंग के अपशिष्ट को, इस अंग के अपशिष्ट को, यानी सारे अंगों के वेस्टेज को कलेक्ट करके शरीर से बाहर निकालेगा। तो यदि परिभाषा की बात करें दोस्तों, कि परिसंचरण तंत्र एक ऐसी प्रणाली होती है शरीर में जो रक्त के माध्यम से पूरे अंगों को, जितने भी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनको पोषक तत्व पहुंचाने का, हार्मोन्स पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और दूसरी तरफ जितने भी अपशिष्ट बनते हैं हर एक अंगों में, उनको दोबारा बाहर निकालने का काम कौन करता है? परिसंचरण तंत्र। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य अंग होते हैं, वो पहला होता है हृदय, दूसरा होता है ब्लड, और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो होती हैं। पहला है आर्टरी और दूसरा है सिरा, वेंस, यानी धमनी और सिरा। आर्टरी को कहते हैं धमनी और वेंस को कहते हैं सिरा। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि महाधमनी किसे कहते हैं, महासिरा किसे कहते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं। चलो इसको मिटा देता हूं। दोस्तों, आपने जान लिया कि परिभाषा क्या होती है परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र मतलब ऐसी प्रणाली जो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचाने का काम करता है, और उधर से क्या वेस्टेज जितने भी प्रत्येक अंग द्वारा उत्सर्जित होते हैं वह बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों, यदि परिसंचरण तंत्र की बात करें तो यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है
मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों यदि बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इन 2 वर्गों के जीव इसके अंदर आते हैं। अब हम जानते हैं कि मोलस्का ग्रुप में सीप और घोंघा आदि प्रकार के जीव आ जाते हैं, जिनके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है यानी कंकाल तंत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। जैसे हम कह लें, इस वाले जीव को आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे रहता है। इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी इसके अंदर ब्लड जाने के लिए कोई वेसल्स नहीं होता है, ब्लड चारों तरफ ऐसे ही फैला रहता है। और इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हृदय होता है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। आपने देखा होगा जब भी आप तेलचट्टा को मारेंगे तो उसके अंदर जो ब्लड निकलेगा वो प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा, पिच दे मारेगा, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि जब रक्त क्या करता है, ब्लड को पंप करता है तो बिल्कुल स्लो तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर है ही नहीं। मान लेते हैं हमने मुंह में पानी लिया और मुंह ज्यादा बड़ा खोल दिया, तो पानी क्या करेगा, तुरंत नीचे हमारे शरीर पे ही गिरेगा। जबकि मुंह का एक छेद होल जो होता है वो छोटा करके यदि हम पिचकारी मारेंगे तो वो दूर तक जाएगा। यानी प्रेशर बनाने के लिए एक नली बनानी पड़ती है, जबकि इनके पास कोई नली ही नहीं होती है। इस वजह से इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वह बिल्कुल ही कम होता है, नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे। दोस्तों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वह वेसल्स में होता है, यानी नलिका में होता है, यानी रक्त वाहिकाओं में होता है। और रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती है वो हम बाद में जानेंगे। अब ये रक्त वाहिका होती क्या है? एक पाइप होता है जिसके अंदर से ब्लड जाता है और प्रत्येक शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और हार्मोन्स लेके जाता है, और उधर से जितने भी वेस्टेज होते हैं वो निकलते हैं, वह रक्त के साथ मिला करके शरीर से बाहर भी निकालता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे अहम भूमिका निभाता है। यदि बात करें कि यह किन जीवों में पाया जाता है, तो जितने भी मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दूसरा, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जितने भी टाइल्स होते हैं यानी सरीसृप होते हैं उनके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं अगला, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर कुछ भागों में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, जबकि कुछ भागों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यदि बात करें कि इसके अंदर कौन से जीव आते हैं, तो आपने देखा होगा जो फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, जो मेढक होते हैं दोस्तों उनके अंदर मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हम जानते हैं दोस्तों कि जो मेढक होता है वह पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इस वजह से इसको एम्फीबियंस कहा गया है, यानी उभयचर कहा गया है। अब जाहिर सी बात है, पानी में रहेगा तो वह गिल से यानी गलफड़े से सांस लेगा, और बाहर रहेगा तो वह किससे सांस लेगा? लंग से सांस लेगा। तो जब गलफड़े से सांस लेता है तो उसे किसी वेसल्स की जरूरत नहीं पड़ती, वह क्या करता है, गलफड़े से ही सारे ऑक्सीजन को किसमें पहुंचा देता है? सारे ऑर्गन में पहुंचा देता है। हालांकि जब वह पानी से बाहर होता है तो वह लंग से रिस्पायरेशन यानी श्वसन करता है, इस वजह से उसे किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। तो फ्रॉग यानी मेढक में दोनों प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने जान लिया दोस्तों कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? क्लोज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो हम ह्यूमन है, इस वजह से हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही जानेंगे फिलहाल। ठीक है दोस्तों, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का अंदर
यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब यह हुआ कि जो ब्लड होगा दोस्तों, ब्लड होगा दोस्तों एक नली में बहेगी, एक नलिका में बहेगी, क्लोज पाथ में बहेगा। ये क्लोज पाथ है आपका, और ये आपका ब्लड है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूसी, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन वगैरह सारे ऐसे एक नली में बहते रहेंगे। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह जितने भी होते हैं इसके अंदर मौजूद हैं, जितने भी आयन हैं सारे मौजूद हैं। और ये हमारा अंग है, ये हमारा अंग है। क्या है? अंग। अब ये रक्त क्या करता है दोस्तों, जितने भी पोषक तत्व हैं और जितने भी हार्मोन्स हैं और जितने भी ऑक्सीजन है वो लेकर के जाता है, और सभी अंग के पास जाता है। सभी अंग को ये पोषक तत्व दे देता है, पोषक तत्व दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है सारे अंगों को। और ये प्रत्येक अंग से क्या करता है, प्रत्येक अंग से CO2 वापस ले लेता है, अपशिष्ट यानी वेस्टेज बाहर ले लेता है, अपशिष्ट सारे बाहर लेकर के आता है। ठीक है, और ब्लड ये भी है, और ब्लड ये भी है। तो दोस्तों हमने जाना था कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह किसी क्लोज पाथ के अंदर, किसी क्लोज नलिका के अंदर जो पोषक तत्व होता है, हार्मोन्स होता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, और वहां से जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर भी निकालने का काम करता है। कौन? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे अंदर यही सिस्टम पाया जाता है। तो हम जान लेते हैं जो वेसल्स होता है इसको कहते हैं हिंदी में रक्त वाहिका। रक्त वाहिका, रक्त वाहिका दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धमनी, जिसे आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है सिरा, जिसे वेंस कहते हैं इंग्लिश में। हालांकि कुछ मिक्स हो गया, चलिए एक बार मिटा के बना देता हूं, दोस्तों। इसको मिटा दूं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं वेसल्स, यानी रक्त वाहिका। क्या कहते हैं? रक्त वाहिका। रक्त वाहिका हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। पहला है आर्टरी और दूसरा होता है वेन्स। आर्टरी को हिंदी में कहते हैं धमनी, और इसको कहते हैं क्या? सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। चलिए दोस्तों अब हम आर्टरी यानी धमनी और वेन्स में कुछ बेसिक डिफरेंट जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। यह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं क्योंकि यह नलिका जिसके अंदर से ब्लड का आवागमन होता है। यदि बात करें दोस्तों कि जो आर्टरी होती है वह हृदय से यानी हार्ट से जो ब्लड को लेकर के जाती है और सभी अंगों में लेके जाती है, यानी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, सभी अंगों में। और यह क्या करता है, जो सीरा होता है सभी अंगों से, सभी अंग से यानी सभी ऑर्गन से क्या करता है, ब्लड को लेकर के कहां जाता है? हार्ट में जाता है, हृदय में जाता है, हार्ट में जाता है। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? यानी जो आर्टरी होती है यह हृदय से सभी अंग में ब्लड को लेकर के जाती है, यानी ये नलिका जो होती है इसे आर्टरी बोलेंगे क्योंकि यह हृदय से क्या कर रही है, रक्त को सभी अंगों में लेके जा रही है। जबकि यानी जो सीरा होती है दोस्तों, सीरा जो होती है, ये वाली जो नली होती है वह सभी अंगों से रक्त यानी ब्लड को किस में लेके आती है? हार्ट में लेके आती है। यहां तक क्लियर हो गया? जो धमनी होती है दोस्तों, इसके अंदर ऑक्सीजन मिले होने के कारण, क्योंकि यह हृदय से जाता है सभी अंगों में, इस वजह से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन मिले होने के कारण, ऑक्सीजन इसके साथ रक्त के साथ मिला हुआ है, इस वजह से इसको शुद्ध रक्त कहते हैं।
यानी यह शुद्ध रक्त लेकर के जाता है कौन? आर्टरी। यानी कहें कि आर्टरी के अंदर कैसा रक्त होता है? तो वह रक्त होता है शुद्ध रक्त, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। यानी इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध ब्लड भी कह सकते हैं। जबकि यह सभी अंगों से होकर जाता है, यानी इसके अंदर जो CO2 होता है ये ब्लड में छोड़ दिया जाता है, तो यह रक्त जो होता है डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध हो जाता है। यानी धमनी यानी सिरा में जो रक्त बहता है वह CO2 होने की वजह से अशुद्ध रक्त कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करें इसके प्रेशर की, यानी दाब की। तो जाहिर सी बात है यह हृदय से होके जा रहा है। यानी हृदय क्या करता है? पंप करता है। एक मोटर होता है 4 हार्स पावर का। 4 हार्स पावर कहने का मतलब इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 हार्स पावर का जो मोटर होता है, जब ये पंप करता है तो इसके अंदर जो नलिका होती है धमनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इसके वजह से जो धमनी होती है दोस्तों, इसके अंदर प्रेशर बहुत अधिक होता है, जबकि इसके अंदर जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वह कम होता है। यदि बात करें कितना प्रेशर होता है तो वह होता है 120 धमनी के अंदर, जबकि सिरा में होता है कितना? 80। कितना होता है? 80। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है। अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट की। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि जो धमनी होती है यानी आर्टरीज होती है, उसके अंदर कोई वाल्व नहीं पाया जाता, कोई दीवार नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि हार्ट से होके जाता है ना, तो हार्ट के अंदर इतना प्रेशर होता है कि डायरेक्ट ही सभी अंगों में ब्लड को भेज देता है। जबकि यह सभी अंगों से होके जाता है, उसके बाद प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड बीच में रुक न जाए। इसकी वजह से जगह जगह पे आपकी वाल्व पाई जाती है। और वाल्व होती क्यों है? क्योंकि ब्लड एक बार जो चला जाए वो दोबारा वापस लौट करके ना आए। यानी जब सभी अंगों से ब्लड जाता है तो दोबारा वापस लौट के अंगों में ना आए, इस वजह से प्रत्येक जगह पे वाल्व पाई जाती है। धमनी के अंदर जो वाल्व होता है नहीं पाया जाता और इसके अंदर पाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? अब एक चीज और जान लीजिए। अगला चीज क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर ये जो नसें ऊपर ऊपर दिख रही है, ये जो नसें ऊपर ऊपर दिख रही है, क्या ये धमनी है कि सिरा है? दोस्तों बनाने वाले भगवान ने क्या खूबी बनाया है। हालांकि जो हार्ट से सभी अंगों में रक्त को लेके जा रहा है, जाहिर सी बात है इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। यदि जरा सी भी कट गया तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा फव्वारे की तरह खून निकलेगा। इसी वजह से जो नेचर है, प्रकृति है, यानी भगवान ने जो धमनी होती है वो अंदर की तरफ बनाया है। जो ऊपर की तरफ दिखता है दोस्तों वह क्या होता है? सिरा होता है, यानी वेंस होता है। वेंस कट भी जाए इसके अंदर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इसी के वजह से क्या होता है कि बहुत ही कम खून बहता है। बहुत ही हार्ड इंजरी होने के बाद जब हमारी धमनी कट जाती है तब उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा रक्त का प्रवाह होता है। तो धमनी क्या होती है? जो हाथ होते हैं, जो अंग होते हैं, उसके अंदर पाई जाती है, बीचों बीच से होकर जाती है। जबकि सिरा क्या होती है? जो सतह होती है उससे होकर के, ये जो हमारे ऊपर ये जो नली दिख रही है ये सारी सिरा है। ये सारे अशुद्ध ब्लड वाले रक्त वाहिकाएं हैं जिसे सिरा कहते हैं। जबकि धमनी जो है बिल्कुल अंदर से होकर प्रवाहित होगी। कि जो धमनी होती है दोस्तों, धमनी होती है वह अंग के अंदर पाया जाता है। यानी जो हमारी हाथ होती है, ये जो नसें दिख रही होंगी आपको दोस्तों, ये धमनी नहीं है, ये क्या है? सिरा है। जो धमनी होती है वह अंग के अंदर पाया जाता है। यानी उसको नेचर ने या भगवान ने बहुत ही सेफ्टी के साथ अंदर दिया है, ताकि जो धमनी होती है वो हृदय से होकर के जाती है। जब हृदय से होकर जाएगी तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। यानी कहीं से थोड़ा सा भी कट गया तो बहुत ही ज्यादा रक्त का प्रवाह होने लगेगा।
इसी वजह से जब कटता है तो धमनी नहीं बल्कि सीरा कटता है। सीरा में कम प्रेशर होने की वजह से, यानी वेंस में कम प्रेशर होने की वजह से, दाब कम होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग कम होती है। यही कारण होता है दोस्तों, जब बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है तो ऊपर वाली धमनी काट लेती है। तो यही कारण होता है दोस्तों कि जब बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड नाराज होती है तो ऊपर वाली सीरा काट लेती है, धमनी नहीं काटती है। वो जानती है कि धमनी काटेंगे तो टपक जाऊंगी, तो इसी वजह से वो सीरा काट करके अपने बॉयफ्रेंड को डराती है। यदि आप डर गए तो समझो, ठीक है ना, तो डरना नहीं है दोस्तों, उसे बताना है कि ये जो आपने काटा है वो सीरा काटा है, धमनी इसके अंदर है। ठीक है, जैसे ही आप ये बात बताएंगे कहीं ये चंगुल में आने वाला नहीं है, ना वो ना ही वो धमनी काटेगी और ना ही वो तब आपकी गर्लफ्रेंड समझ जाएगी कि ये धमनी, तो दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड समझ जाएगी यह सीरा काटने से यानी नस काटने से डरने वाला नहीं है। यदि डर गए दोस्तों तो आपको जिंदगी भर डराती रहेगी। ठीक है, तो नस काटने पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। बताइए कि जो धमनी होती है वह अंदर होती है, यानी अभी और रेतो तब असली वाला रक्त आएगा। ये तो सीरा है, इसके अंदर प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर कम है, तो इसके अंदर से बहुत ही कम ब्लीडिंग होगी और उसके कटने की वजह से आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। कुछ देर के बाद ब्लड रुक जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो यह क्या हम पाया जाता है, धमनी जो है अंदर, अंग के अंदर पाया जाता है, जबकि यह सतह पर पाया जाता है। जो ये चीजें देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, सीरा है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी जो सिरंज में हम दोस्तों, जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है तो आप बताइए वो धमनी में लगाता है या सीरा में लगाता है? बताइए दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो जो इंजेक्शन लगाते हैं वो सीरा में लगाते हैं, ना कि धमनी में लगाते हैं। दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो जो इंजेक्शन लगाते हैं वह सीरा में लगाते हैं ना। दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं हमारे बॉडी में वो सीरा में लगाते हैं, ना कि धमनी में। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है। हमारी सिरंज में उल्टा ही प्रेशर मारने लगेगा। हमारे जैसे ही हम दवा डालने के लिए कोशिश करेंगे वो क्या करेगा, ब्लड पूरे इंजेक्शन में भर जाएगा। इसी वजह से हम किस में लगाते हैं, सीरा में, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर कम होता है और जो इंजेक्शन में दवा होती है वो प्रॉपर तरीके से यानी आसानी तरीके से हमारे ब्लड में मिला दिया जाता है। फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, फिर शुद्ध होकर के फिर सारे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन हम धमनी को एवॉइड करते हैं और सीरे में क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब धमनी कितने प्रकार की होती हैं और महाधमनी कितने प्रकार की होती हैं ये जान लेते हैं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि धमनी कितने प्रकार की होती है और सीरा कितने प्रकार की होती है। इसको मिटा देता हूं। ये दोस्तों जान लिया आपने, एक बार फिर से देख लीजिए। जो धमनी होती है वह रक्त को हृदय से सभी अंगों में ले जाती है, और जो वेन्स होती है यानी सीरा होती है सभी अंगों से रक्त को हृदय में लेके आती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। जो धमनी होती है दोस्तों, जिसे आर्टरी बोलते हैं, वह हृदय से रक्त को सभी अंगों में लेके जाती है। इसमें ऑक्सीजन मिले होने की वजह से यह शुद्ध रक्त लेकर के अपने अंदर से जाती है। जबकि जो सीरा होता है वह सभी अंगों से ब्लड को हृदय में लेके आता है, हार्ट में लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिले होने की वजह से यह अशुद्ध रक्त अपने अंदर से लेकर के जाती है। यानी बात करें, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि धमनी के अंदर किस प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं शुद्ध ब्लड। यदि सीरा की बात करें तो किस प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं तो वो अशुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी सीरा के अंदर से अशुद्ध रक्त होकर के जाता है। यदि दूसरी बात करें
प्रेशर की, तो इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यह हृदय से होकर के जाता है। हृदय क्या करता है? पंप। 4 हार्स पावर का मोटर होता है, यानी 4 चैम्बर का हृदय होता है, जिसके अंदर से पंप होने के बाद ये काफी प्रेशर के साथ सारे अंगों में रक्त को पहुंचाता है। जबकि जो धमनी होती है उसके अंदर दाब कम होता है और वो होता है 180। इसी वजह से दोस्तों, दाब की वजह से जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। यहां तक क्लियर? यदि वाल्व की बात करें दोस्तों, तो यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बीच में रक्त रुकने का कोई संभावना ही नहीं है। इस वजह से इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता। जबकि यहाँ पे दाब कम है, इस वजह से हो सकता है कि रक्त बीच में रुक जाए। इस वजह से जो शिरा होती है उनमें जगह जगह पे वाल्व पाए जाते हैं, ताकि रक्त आगे चला जाए लेकिन लौट के दोबारा वापस सभी अंगों में ना आए। जब आगे चला जाता है रक्त दोस्तों, तो जैसे पीछे आने की कोशिश करता है, ये वाल्व बंद हो जाते हैं, जबकि दूसरा जो रक्त का ग्रुप होता है उसे ठेल करके या धक्का दे करके हृदय में पहुंचा देता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धमनी। जो धमनी होती है वो हमारे अंग के अंदर की तरफ पाया जाता है, जबकि शिरा जो होती है बिल्कुल सतह पे ही पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो गर्लफ्रेंड होती है वो क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को डराने के लिए ऊपर वाली शिरा काट लेती है और वीडियो कॉलिंग करके दिखाती है, देखिए मैंने काट लिया आपके प्यार में या जिसमें भी मैंने काट लिया। अब ये देख करके, ब्लड देख करके क्या करेगा दोस्तों, जो बॉयफ्रेंड है वो डर जाएगा। यदि डर गया तो समझो, हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसे देख करके उसे डरना नहीं है दोस्तों, उसे बताना है कि जो धमनी पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी, अंदर की तरफ पाई जाएगी। अभी और रेतो तब धमनी आएगी। ये तो सीरा काटा है, कुछ देर के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तब वो लड़की समझ जाएगी ये हमारे चंगुल में आने वाला, हाँ बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चंगुल में आने वाला नहीं है। अब हमने यहां तक देख लिया दोस्तों, यह क्या होता है, सतह पे ही होता है, पाया जाता है। ये जो शिरा होती है बिल्कुल सतह पे। इसी वजह से जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, धमनी में इंजेक्शन ना लगा करके शिरा में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन में दवा रहेगी, जैसे ही धमनी में लगाने जाएंगे अंदर की तरफ कोचना पड़ेगा। जब अंदर की तरफ कोचेंगे तो ब्लड में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, यानी धमनी में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जो रक्त होगा इन्वर्स हो जाएगा, यानी सिरंज में वापस आने लगेगा। इसी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, जहां पे दाब कम है वहीं यानी शिरा में ही ऊपर की तरफ आपका इंजेक्शन लगा देते हैं। यहाँ पे दाब कम है, जो इंजेक्शन होगा वह ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड क्या करेगा, हृदय के पास ले जाएगा। हृदय सारे जगह पे हर एक अंग में पंप कर देगा और जो दवा होती है पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसी वजह से इंस्टेंट यानी तुरंत प्रभाव करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं इंजेक्शन लगाते हैं। यहां तक क्लियर? चलिए कुछ चीज और जान लेते हैं धमनी और शिरा में। यहां मिटा देता हूं। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अब ये मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, हार्ट है। क्या है? हार्ट है, यानी हृदय है। यहां से जब रक्त निकलेगा तो मोटा होगा, बड़ा होगा इसका पाइप। जब पाइप बड़ी होगी, अब ये जो पाइप निकलता है यहां से दोस्तों, इसमें ये जो धमनी की मोटाई होती है वो काफी मोटी होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो मोटी और प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। क्लियर हो गया? अब होता क्या है दोस्तों, यह आगे चल करके कई सारे ब्रांचों में टूट जाती है और इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, पतली हो जाती है। जब साइज पतली हो जाएगी दोस्तों और ये बीचों बीच होके जाती है, इसको क्या बोलेंगे, धमनी। क्या बोलेंगे? धमनी। इसको इसको इंग्लिश में आरोटा बोलते हैं और इसको आर्टरी बोलते हैं।
जबकि यहां से जो धमनी होती है दोस्तों, ये फिर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में टूट जाती है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में टूट जाती है। इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज या केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका। यहां तक समझ में आ गया? यानी जब हृदय से रक्त निकलता है तो उसकी जो नली होती है वो मोटी होती है, इसके अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसको महाधमनी कहते हैं, इंग्लिश में आरोटा बोलते हैं। यदि आगे चलते हैं तो ये कई ब्रांचों में बढ़ जाती है। एक ब्रांच यदि लेके चलते हैं तो इसको क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्टरी बोलेंगे। जब और आगे जाएंगे तो ये और ब्रांच में टूट जाती है, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, या फिर हिंदी में कहेंगे केशिका। कोशिका नहीं, केशिका, ये ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों यहां से इसको छोटी धमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी धमनी। क्या कहते हैं? छोटी धमनी। अब ये शरीर के हर एक अंगों, हर एक कोशिका में क्या कर दिया? रक्त को ले गया। अब रक्त को ले गया कोशिका में, तो कोशिका से रक्त को लाने का भी कोई नली करेगी। एक नली इन सारे ब्लड को कोशिका से वापस लेके आती है। इस नली को कहेंगे छोटी सिरा। क्या कहेंगे? छोटी सिरा। जहां ये छोटी धमनी थी, वही जो रक्त को वापस लेके आती है उसे क्या कहते हैं? छोटी सिरा। अब ये छोटी सिरा ज्वाइंट होकर के एक बड़ी सिरा का निर्माण करेंगे, जिसको हम कहते हैं सिरा। क्या कहेंगे? सिरा। जैसे यहाँ पे आर्टरी कहते थे यानी धमनी कहते थे, वैसे ही इसको क्या कहेंगे? सिरा। अब ये सिरा जो होती है, आगे चल के बहुत सारे सिरा आकर के जुड़ जाएंगे और एक बड़ा सा सिरा बनाएगा, जिसे कहेंगे महासिरा। यहां तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों? यहां तक क्लियर हो गया? यानी होता क्या है, यहाँ पे यदि दूसरे पेन से हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये रक्त में प्रेशर ज्यादा है और ये ब्लड इसके अंदर आ गया, और ब्लड क्या हो गया? यहाँ पे कई ब्रांचों में टूट गया, हर एक जगह चला गया। और यहाँ पे जब ये जाएगा दोस्तों, तो इसकी जो नली होती है पतली हो जाती है। यहां से जब निकलेगा ब्लड तो इसको कहते हैं महाधमनी। इस वाले नली को कहेंगे, नली को कहेंगे महाधमनी। फिर आगे चलकर ये धमनी में बदल जाएगा, फिर और आगे चल करके ये किस में बदल जाएगा? छोटी धमनी में या केशिका में। और जाहिर सी बात है, रक्त को पूरे कोशिका में पहुंचा दिया है और ऑक्सीजन को और पोषक पदार्थों को भी पहुंचा दिया है। अब यहां से वेस्टेज को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कौन आएगा? छोटी सिरा लेके आएगी। अब छोटी सिरा, कई सारे छोटी सिरा मिलकर के एक सिरा का निर्माण कर देती हैं। इसके अंदर भी कौन सा ब्लड रहेगा? अशुद्ध ब्लड रहेगा। इसमें CO2 मौजूद है। अब ये CO2 कई सारे ब्रांचों में जुड़ करके किसका निर्माण कर देंगी? महासिरा का निर्माण कर देती है। तो धमनी और सिरा के बारे में दोस्तों आपने अच्छी तरह से कर लिया। कल हम करेंगे हृदय के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय